दोस्तों, अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है और वहीं अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर पावर भी है। तो फिर आप इमेजिन कीजिए, अगर ये दोनों यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी और दुनिया की सबसे शक्तिशाली न्यूक्लियर पावर, ये दोनों अगर एक साथ मिलकर काम करेंगे तो फिर क्या होगा? धमाका। धमाका तो नहीं, लेकिन जो भी होगा वो आउटर स्पेस में होगा। तो अगर आपको नासा और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी की अमेजिंग और अनबिलीवेबल कोलैबोरेशन के बारे में जानना है तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखना। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों, चेर्नोबिल और हिरोशिमा नागासाकी जैसे भयानक घटनाओं के बाद जहां हम इंसान धरती पे ही न्यूक्लियर एनर्जी के साथ खिलवाड़ करने से पहले 100 बार सोचते हैं, वहीं नासा ने तो न्यूक्लियर एनर्जी को ही आउटर स्पेस में इस्तेमाल करने की पूरी तैयारी कर ली है। यानी नासा दूसरे देशों से हमेशा 2 कदम आगे चलना पसंद करती है। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि नासा ये आने वाले 50 या 60 सालों में नहीं करने वाला, बल्कि ये होने वाला है अगले 6 सालों में। जी हाँ, यानी कि साल 2026 तक। नासा ने एक ऐसे स्पेस मिशन को डिजाइन किया है जिसके अंडर अंतरिक्ष में इतिहास का सबसे पहला आउटर स्पेस न्यूक्लियर पावर रिएक्टर एस्टैब्लिश किया जाएगा, जिसकी मदद से इंसान मार्स और चांद पर अपना घर बसा पाएगा। इस प्रपोज्ड मिशन के मुताबिक साल 2026 के अंदर ही नासा मून और मार्स में एक ही टेक फ्लाइट सिस्टम, एक लैंडर और एक न्यूक्लियर पावर रिएक्टर को भेजने की पूरी तैयारी कर चुका है। जी हाँ, चौंकिए मत, क्योंकि नासा एक फुल फ्लेश्ड पावर रिएक्टर को यहां धरती से चांद तक भेजने वाला है। ऐसा नहीं है कि कोई रोबोट्स या फिर कोई मशीन उसे चांद पर जाकर बनाएंगे, क्योंकि नासा इसे धरती पे ही बनाकर स्पेस में भेजने वाला है। लेकिन आखिर ये कितना सेफ है? क्या ऐसा करना पॉसिबल है? और आखिर क्यों? जहां हम धरती पे ही न्यूक्लियर एनर्जी को सटीक तरीके से इस्तेमाल करने के काबिल नहीं हो पाए हैं, वहां स्पेस में इसका क्या काम है? नासा के लिए सब कुछ पॉसिबल है। ये ऐसे ही इतनी पॉपुलर थोड़ी ना है। स्पेस टेक्नोलॉजी मिशन डायरेक्टोरेट के लीड एंथोनी कैलोमिनो के मुताबिक इस मिशन के लिए वैज्ञानिक पहले एक डेमोन्स्ट्रेशन टेस्ट करने वाले हैं, जिसमें एक 10 किलोवाट फिजन सरफेस पावर सिस्टम को मून में सेटअप किया जाएगा। इस फैसिलिटी को धरती पर ही मैन्युफैक्चर और असेंबल भी किया जाएगा। सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को जांचने के बाद इस पूरे सिस्टम को चांद की सतह पर भेजा जाएगा। लेकिन एक प्योर न्यूक्लियर पावर फ्यूजन सिस्टम को आउटर स्पेस में ले जाना इतना आसान नहीं होने वाला। इसके लिए चाहिए होगा एक अत्याधुनिक लॉन्च व्हीकल जो रिएक्टर को धरती के एटमॉस्फेयर से बाहर ले जाएगा और चांद के ऑर्बिट तक ट्रांसपोर्ट कर देगा। रिएक्टर के साथ ही इंटीग्रेटेड रहेगा एक ल्यूनार लैंडर, जो ऑर्बिट में पहुंचने के बाद धीरे धीरे नीचे सतह पर जाके लैंड करेगा और बिना किसी झंझट के ये आउटर स्पेस न्यूक्लियर रिएक्टर मून पे पहुंच जाएगा। बिना किसी कंस्ट्रक्शन या फिर असेंबली के ये अपना फंक्शनिंग शुरू कर सकता है, जिसको कंट्रोल करेंगे धरती पर बैठे स्पेस और न्यूक्लियर साइंटिस्ट। है ना अमेजिंग? लेकिन इसका इनिशियल स्टेज केवल एक डेमोन्स्ट्रेशन ही रहेगा और ये रिएक्टर सिर्फ 1 साल के जांच पड़ताल के काम आने वाली है। अगर ये टेस्ट सफल हो गया तो फिर नासा अपने एक्चुअल मिशन के लिए 4 और 10 किलोवाट्स के रिएक्टर मून के सतह पर भेजेगा। ये 4 रिएक्टर्स इतनी इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट कर सकती है कि चांद पर एक अच्छी खासी ह्यूमन आउटपोस्ट की सारी एनर्जी नीड्स फुलफिल हो जाएंगी। इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि नासा आखिर अपने इस मिशन में इतनी जल्दी क्यों कर रहा है। अगर हम इंसानों को चांद और मार्स पर अपना घर बसाना है तो सबसे बड़ी कमी होने वाली है एनर्जी की। आउटर स्पेस जहां हाइड्रो पावर, विंड एनर्जी ये सब मौजूद ही नहीं है और सोलर एनर्जी को भी प्रोड्यूस करना आसान नहीं है, वहां हमें इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए न्यूक्लियर फिजन एनर्जी की सख्त जरूरत होगी। यानी जितनी जल्दी हम आउटर स्पेस तक न्यूक्लियर एनर्जी पहुंचा पाएंगे, उतनी ही जल्द हम वहां अपनी सपनों वाली बस्ती भी बसा पाएंगे। लेकिन क्या ये सेफ है? हम आज तक धरती पे ही न्यूक्लियर एनर्जी को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। एक्सीडेंट्स और वॉर्स में तो सैकड़ों इंसानों ने अपनी जान भी गंवाई है। तो फिर क्या नासा का ये मिशन इंसानों के सेफ्टी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है?
जान है तो जहान है। अगर ऐसा करना सेफ नहीं होता तो नासा कभी भी ऐसे प्रोजेक्ट को अप्रूव ही नहीं करता। गेट इनटू न्यूक्लियर एम्प्लॉयमेंट एजेंसी के फाउंडर एंड्रयू क्रैबट्री ने ये साफ साफ जाहिर कर दिया है कि न्यूक्लियर एनर्जी को आउटर स्पेस में इस्तेमाल करना पूरी तरह सेफ है। इनफैक्ट आप ये सुनकर हैरान हो जाओगे कि इंसानों ने पहले भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स को स्पेस में भेजा है। स्नैप 10A यानी कि सिस्टम्स फॉर न्यूक्लियर ऑक्सिलरी पावर इतिहास का सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था जिसको धरती के बाहर किसी ऑर्बिट में डाला गया था। लेकिन दुख की बात यह है कि स्नैपशॉट प्रोग्राम का ये रिएक्टर सिर्फ 43 डेज काम करने के बाद किसी सिस्टम फेलियर की वजह से पूरी तरह बंद हो गया और नासा अपने नए मिशन में ऐसी गलती दोबारा नहीं करना चाहती। उन्होंने तो रिएक्टर से कम 10 सालों तक एनर्जी आउटपुट निकालने की प्लानिंग करी है। उसकी एज 43 डेज तो कुछ भी नहीं। स्नैप 10A के अलावा भी आउटर स्पेस के ज्यादातर स्पेसक्राफ्ट्स और सैटेलाइट्स न्यूक्लियर रेडियो आइसोटोप्स जैसे कि प्लूटोनियम 238 को एनर्जी आउटपुट के लिए सालों से इस्तेमाल करती आ रही है, लेकिन आज तक सेफ्टी का कोई भी विशेष दिक्कत देखने को नहीं मिला है। लेकिन यहाँ स्पेस में न्यूक्लियर वेस्ट पोल्यूशन फैलाना एक चिंता का विषय है। इसीलिए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जैसे कि सोलर फोटोवोल्टेक्स ज्यादा बेहतर ऑप्शन साबित हो सकते हैं। हालांकि स्पेस में सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करना काफी मुश्किल हो जाता है क्योंकि मार्स में महीनों तक काफी तेज डस्ट स्टॉर्म्स चलते रहते हैं। ऊपर से सिर्फ कुछ स्पेसिफिक सीजन में ही सोलर एनर्जी इस्तेमाल करने के लिए मौजूद रहती है, बाकी के सीजन में हमें सूरज से कोई भी एनर्जी नहीं मिलने वाली। वहीं दूसरी तरफ में भी कोल्ड ल्यूनार नाइट्स 14 दिनों तक लगातार चलती रहती है। मान लीजिए ऐसे समय पर हम पहले से स्टोर हुई सोलर एनर्जी को इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन लूनार पोल्स का क्या, या फिर मून के विशालकाय शैडो क्रेटर्स जहां सनलाइट बिल्कुल भी नहीं पहुंचती, ऐसे जगह पर सोलर एनर्जी स्टोर तो क्या प्रोड्यूस भी नहीं किया जा सकता। इसीलिए फिजन एनर्जी ही ज्यादा किफायती और सेफ एनर्जी ऑप्शन साबित होती है। और अगर गलती से भी चांद या फिर मार्स में कोई न्यूक्लियर दुर्घटना घट जाती है तो फिर उससे हम धरती पर बसे इंसानों को कोई भी खतरा नहीं होने वाला, और उसकी दो वजह हैं। एक है एक्सीडेंट साइट से लाखों किलोमीटर्स की दूरी और दूसरी वजह है हमारी अनोखे एटमॉस्फेयर। स्पेस में न्यूक्लियर रेडिएशन के अलावा भी हार्मफुल कॉस्मिक रेज, गामा रेडिएशन, यूवी रेडिएशन और ना जाने कितनी ऐसे खतरनाक वेव्स मौजूद है, लेकिन फिर भी हमारी एटमॉस्फेयर इन सारे हार्मफुल रेज को फिल्टर कर देती है। इसीलिए स्पेस में होने वाले किसी भी न्यूक्लियर दुर्घटना से भी हम आसानी से सुरक्षित रह पाएंगे। इन सब के बावजूद भी इस न्यूक्लियर मिशन को सबसे पहले नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी एक्ट्स के अप्रूवल प्रोसीजर में पास होना होगा। सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स जांचने के बाद ही जाकर इस मिशन को 100% अप्रूवल मिल जाएगा। इसीलिए इसकी सेफ्टी के बारे में घबराने वाली कोई बात भी नहीं है। आखिर में बात करते हैं कि ये रिएक्टर असल में चांद के सरफेस पर काम कैसे करेगा। इस सरफेस फिजन सिस्टम में 4 अहम हिस्से होंगे। पहला न्यूक्लियर रिएक्टर, दूसरा पावर कन्वर्जन सिस्टम, तीसरा हीट रिजेक्शन सिस्टम और चौथा है हाईटेक स्पेस फ्लाइट सेंटर। नासा ने एक जानी मानी न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी INL यानी कि आइडाहो नेशनल लेबोरेटरी के साथ मिलकर न्यूक्लियर रिएक्टर के कोर को पावर करने के लिए एफिशिएंट फ्यूल बनाने की तैयारी कर रहा है। यही फ्यूल कोर को पावर देगा जिससे कि हीट रिलीज होगा। इस हीट को पावर कन्वर्जन सिस्टम में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। पावर कन्वर्जन सिस्टम को ऐसे डिजाइन किया गया है ताकि इनके इंजन्स कंबस्टिबल फ्यूल के मुकाबले रिएक्टर हीट में ज्यादा ऑपरेट कर पाए। ये इंजन्स रिएक्टर हीट को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट कर देगा, जो बाद में हमारे मार्शियन और ल्यूनार साथिया अपने जरूरत के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। इसमें हीट रिजेक्शन सिस्टम भी काफी जरूरी है, क्योंकि हीट रिजेक्शन सिस्टम के बिना न्यूक्लियर रिएक्टर के कोर का हाई टेम्परेचर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। कोर में तेज तापमान की वजह से रिएक्टर या तो काम करना बंद कर देगा या फिर उससे कोई खतरनाक दुर्घटना भी घट सकती है। हर एक रिएक्टर से करीब 10 किलोवाट इलेक्ट्रिकल पावर पैदा हो सकती है। 10 किलोवाट इलेक्ट्रिकल एनर्जी धरती पे स्थित 4 बड़े घरों को आराम से पावर कर सकती है। हर एक रिएक्टर 10 सालों तक लगातार काम करेगी और उसके बाद अपने आप ही शट डाउन हो जाएगी, ताकि कोई रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन या फिर डीके का कोई भी आशंका ना रहे। यानी कि ये काफी हद तक सेफ एनर्जी ऑप्शन साबित हो सकता है। अमेरिका की स्पेस कंपनीज इस प्रोजेक्ट को लेकर इतना उत्सुक है कि उनको लगता है कि सैकड़ों माइल दूर बसी रिएक्टर को कमर्शियल एनर्जी नीड्स के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इंसान के धरती से लेकर चांद तक का सफर बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है और अब इंसान धीरे धीरे चांद पर बसने की भी सोच रहा है।
ये सुनकर खुशी भी होती है और घबराहट भी कि इंसानों ने साइंस और टेक्नोलॉजी के दम पर कितना कुछ हासिल कर लिया है। अगर साल 2026 के अंदर अंदर नासा अपने इस आउटर स्पेस न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट पर भी सफलता हासिल कर लेता है तो किसे पता फ्यूचर में आप में से या फिर हम में से किसी को भी चांद पर अपने सपनों का घर सजाने का मौका मिल जाए। तो फिर आप क्या सोचते हो इसके बारे में? क्या आप भी चांद पर अपने सपनों का घर बसाना चाहते हो? क्या आप भी चांद पर जाना चाहते हो? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा और क्या आपको आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला? अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करना तो बनता है यार, तो सोच क्या रहे हो? इस वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो। अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो करके रहो यार, इंस्टाग्राम और फेसबुक जाके लाइक और फॉलो कर लो। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।